नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया क्या है? एबनॉर्मली हाई लेवल प्रोलैक्टिन के ब्लड के अंदर, ठीक है। हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन ब्लड में एबनॉर्मली हाई हो तो उसको हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। तो एक्चुअली ये हाइपोगोनेडिज्म करवाएगा, यानी गोनेडल फंक्शन भी इससे रिड्यूस होगा और इसकी वजह से या फिर गैलेक्टोरिया होगा, ठीक है। लैक्टेशन होगी जो कि ब्रेस्ट फीडिंग से एसोसिएटेड नहीं है अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये दो इसके फीचर्स ये करवाएगा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अब हमें कॉजेज़ पता होने चाहिए। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की बहुत सी वजूहत होती हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया हाइपोगोनेडिज्म और गैलेक्टोरिया करवाएगा। गैलेक्टोरिया याद रखिएगा मेन में रेयर है, ओनली अगर उनको गायनेकोमेस्टिया है तो उनमें गैलेक्टोरिया होगा, ठीक है। क्योंकि मेल्स में जो है ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन रेयर है। लेकिन अगर उनको गायनेकोमेस्टिया है, ब्रेस्ट इनलार्ज है, तो फिर उनमें हाइपोगोनेडिज्म के साथ गैलेक्टोरिया हो सकता है। या अगर हाइपोगोनेडिज्म हुई है, उसने गायनेकोमेस्टिया करवाई है, तो फिर उसमें मेंस में भी गैलेक्टोरिया होगा। अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के जो कॉजेज़ हैं डिफरेंट, उसमें याद रखिए कि कुछ तो फार्माकोलॉजिकल हैं ड्रग्स की वजह से, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में याद रखिए स्ट्रेस की वजह से, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या फिज़िकल स्ट्रेस, वो भी ट्रांजिएंटली प्रोलैक्टिन को बढ़ाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ये फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और गैलेक्टोरिया के। लैक्टेशन, ठीक है, निपल स्टिमुलेशन, चेस्ट वॉल स्टिमुलेशन या ट्रॉमा जैसे निपल पियर्सिंग या इवन हर्पिस जोस्टर, तो उससे भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ड्रग्स में डोपामिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है, क्योंकि डोपामिन याद रखिए कि डोपामिन नॉर्मली क्या कर रहा होता है, इनहिबिशन कर रहा होता है। प्रोलैक्टिन को हाइपोथैलेमस से डोपामिन आता है और प्रोलैक्टिन को सिक्रीट नहीं होने देता। तो अगर पेशेंट कोई डोपामिन की एंटागोनिस्ट वाली ड्रग खा रहा है, उसके एक्शन को ओपोज करेगा, तो डोपामिन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट ही नहीं करेगा, तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा बनेगा। तो कुछ ड्रग्स हैं जिसमें डोपामिन एंटागोनिस्ट जैसे एंटीसाइकोटिक्स हैं, फिनोथायाजीन, ब्यूटेरोफिनोन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी इमेटिक्स भी होती हैं जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ये भी डोपामिन के एंटागोनिस्ट हैं। इसी तरह डोपामिन डिप्लीटिंग ड्रग्स जैसे रेजरपिन, मिथाइल डोपा, ये भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवाएंगी। ईस्ट्रोजेंस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जैसे डिस्कनेक्शन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, जैसे अगर कोई नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा बना है और वो उस स्टॉक को, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी वाली स्टॉक को कंप्रेस कर रहा है, डिस्कनेक्शन करवा रहा है, तो ऊपर से डोपामिन आ नहीं पा रहा, डिस्कनेक्शन हो गया उनका, उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, ठीक है। इनहिबिटरी इफेक्ट खत्म हो गया। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ये याद रखिएगा, जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बन रहा, तो टीआरएच मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शुरू में कि ये भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो टीआरएच कम होगा तो उससे भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है। अगर ये कम है तो स्टिमुलेशन नहीं होगी, इनहिबिटरी इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा। इसी तरह कोई प्रोलैक्टिनोमा है तो ये भी पैथोलॉजिकल कॉज है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी प्रोलैक्टिनीमिया होगा। अनकॉमन कॉजेज़ में कोई हाइपोथैलेमिक की अपनी डिजीज़ है, पिट्यूटरी ट्यूमर है जो खुद प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन, या रीनल फेलियर, ठीक है। रीनल फेलियर में भी जो है ना प्रोलैक्टिन की क्लियरेंस नहीं हो पा रही, तो उसमें भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा। रेयर कॉजेज़ में वेट नर्सिंग रिफ्लेक्स, एग्जाम्पल बेबी क्राइंग, ठीक है, ये भी जो है रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करवाएगा, प्रोलैक्टिन की रिलीज़ करवाएगा। इसी तरह पोस्ट हर्पिस जोस्टर एंड एक्टोपिक सोर्स है कोई जहाँ से प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पर। तो क्लिनिकल फीचर से पहले आपको पता होना चाहिए मैक्रो प्रोलैक्टिन। अच्छा, प्रोलैक्टिन जो होता है ना, ये एक्चुअली सर्कुलेशन में फ्रीली, मतलब फ्री हार्मोन की तरह एज अ मोनोमेरिक हार्मोन सर्कुलेट कर रहा होता है। कुछ इंडिविजुअल्स में प्रोलैक्टिन क्या करता है, आईजीजी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं मैक्रो प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब पेशेंट जिनको इस कॉम्प्लेक्स के हाई लेवल होंगे आईजीजी बाउंड प्रोलैक्टिन के, तो उनको हम कहते हैं इनको मैक्रो प्रोलैक्टिनीमिया है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? वैसे तो ये मैक्रो प्रोलैक्टिन याद रखिए बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, कोई सिम्टम नहीं करवाता,
बायोलॉजिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, तो ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं करेगा, रिसेप्टर्स तक नहीं जाएगा, तो कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते, ना हाइपोगोनेडिज्म ना गैलेक्टोरिया। ठीक है, मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया में ऐसा नहीं होता। तो इसमें कुछ डायग्नोस्टिक चैलेंज है। एक्चुअली कुछ कमर्शियल जो प्रोलैक्टिन ऐसे हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये एक्टिव मोनोमेरिक प्रोलैक्टिन है या ये इनएक्टिव मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया हुई है। तो उसके लिए फिर हमें डायग्नोसिस फिर जो है कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में है, उसको कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है हाई प्रोलैक्टिन लेवल वाला, और तो उसमें हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG प्रेसिपिटेशन करवाएंगे और मैक्रोप्रोलैक्टिन को डायग्नोस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी से और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल प्रेसिपिटेशन से PEG प्रेसिपिटेशन सिंपल मेथड होता है। उसमें ये मैक्रोप्रोलैक्टिन जो है एफिशिएंटली रिमूव हो जाता है और फिर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। इसको रिमूव करके फिर जो है बायोलॉजिकली एक्टिव जो मोनोमेरिक प्रोलैक्टिन है उसको फिर मेजर करेंगे। तो ये बस थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है, मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं मैक्रोप्रोलैक्टिन। नेक्स्ट अब हम क्लिनिकल फीचर देखते हैं। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के साथ पेशेंट आया है, किस तरह से प्रेजेंट करेगा। उसमें याद रखिए गैलेक्टोरिया और हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, अब वेरी करेगी प्रेजेंटेशन, डिपेंड्स ऑन द सेक्स एंड डिग्री ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। विमेन में याद रखिए क्या होगा, गैलेक्टोरिया होगा। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी, सम टाइम ऑब्जर्व विथ मैनुअल एक्सप्रेशन। फीमेल्स में हाइपोगोनेडिज्म भी होगा, उसमें क्या होगा कि सेकेंडरी एमेनोरिया, पीरियड्स होते थे पहले, अभी लॉस हो गए। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया एंड ओव्यूलेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इनफर्टिलिटी। और उससे फिर आपने हिस्ट्री भी पूछनी है कि आप इससे कोई ड्रग तो नहीं ले रही, जैसे डोपामिन एंटागोनिस्ट, या रीसेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेनी है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ठीक है, और मेन में डिक्रीज लिबिडो, रिड्यूस शेविंग फ्रीक्वेंसी, लेथार्जी, हाइपोगोनेडिज्म के सिम्टम्स होंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को वो जो है सप्रेस करता है। तो प्रोलैक्टिन बढ़ गया है तो वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, तो LH FSH ये कम हो जाएंगे, इस वजह से ये फीचर्स हो रहे हैं हाइपोगोनेडिज्म के। मैंने आपको बताया मेन में वैसे हाइपोगोनेडिज्म लेस कॉमन है बनस्पत फीमेल्स के, सॉरी गैलेक्टोरिया लेस कॉमन है, हाइपोगोनेडिज्म होगा। इसके अलावा आपने किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर यूनिलेटरल एक साइड का गैलेक्टोरिया हो रहा है तो उसमें लाजमी आपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करनी है, ताकि निपल डिस्चार्ज के अदर कॉजेज को रूल आउट करें, जैसे मैलिग्नेंसी, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। ठीक है, और पिट्यूटरी डिजीज़ के बाकी फ़ीचर्स को भी आप एड्रेस करोगे, जैसे हेडेक, विजुअल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, मास इफ़ेक्ट, तो वो आप बाकी इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। तो सबसे पहले आपको प्रोलैक्टिन लेवल की प्लाज्मा नॉर्मल रेंज पता हो कि 500 ml यूनिट पर लीटर। ठीक है, 500 ml यूनिट पर लीटर जो है इसकी नॉर्मल रेंज है सीरम प्रोलैक्टिन की। तो इसको इंटरप्रिटेशन देखें, अगर प्रेगनेंसी में याद रखिएगा ये 20,000 मिलीलीटर यूनिट पर लीटर से ज़्यादा भी जा सकता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, अगर आपको इसके लेवल 500 से 1000 यूनिट पर लीटर मिल रहे हैं तो ये माइल्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, और इसकी वजह ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या ड्रग्स स्ट्रेस जैसे वेनिपंचर की वजह से। तो उसमें फिर हमने क्या करना होता है, पेशेंट को चुपचाप बिठाना होता है रेस्टिंग पे 20 से 30 मिनट, ड्रग का विथड्रॉल अगर कोई ड्रग है तो 20 से 30 मिनट के बाद दोबारा रिपीट करना है। ठीक है, अगर माइल्ड 500 से 1000 तक है। लेकिन अगर आपको लेवल जो है 1000 to 5000 तक मिले हैं तो उसमें वजह ये मॉडरेट हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, उसकी वजह ड्रग, माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा या इवन डिसकनेक्शन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, स्टॉक जो है वहाँ पर डिसकनेक्शन हो गया पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस के साथ। अगर लेवल्स 5000 यूनिट से भी ज़्यादा हैं तो ये हाईली सजेस्टिव है कि इस पेशेंट को प्रोलैक्टिनोमा है, पैथोग्नोमिक है कि इसको कोई मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको इंटरप्रेट करना होता है। तो आप सीरम प्रोलैक्टिन लेवल करवाते हो, प्लाज्मा प्रोलैक्टिन। अगली इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे स्कल पिट्यूटरी ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए CT स्कैन या MRI पिट्यूटरी का करेंगे। MRI में सारे मैक्रो एडिनोमा हो जाते हैं और 70% माइक्रो एडिनोमा भी MRI पे पता चल जाते हैं। ठीक है, बाकी हमने अब क्योंकि हाइपोगोनेडिज्म भी हो रहा है तो कितने डिग्री ऑफ गोनेडल फंक्शन को असेस करने के लिए, डिग्री ऑफ हाइपोगोनेडिज्म के लिए हम टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल में करवाएंगे, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, और गोनेडोट्रोपिन्स जैसे LH FSH ये करवाएंगे। ठीक है, गोनेडल फंक्शन के लिए।
प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में टीआरएच कम होगा, तो टीआरएच क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीट ना हो। अगर टीआरएच कम है तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक वजह थी ना हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की। तो इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को भी रूल आउट करना है। हम T4 लेवल और TSH लेवल मेजर करेंगे, ठीक है। और इमेजिंग में CT-MRI हो गया। और हाइपोपिट्यूटरिज्म के बाकी टेस्ट जो थे, हाइपोपिट्यूटरिज्म वाली टॉपिक में मैंने आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस बताई थी, टेबल पूरा पढ़ाया था। तो किस तरह से हम पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिजीज़ वाले पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशंस हम करवाएंगे हाइपोपिट्यूटरिज्म वाली, ठीक है। कोई ऐसा मे बी ट्यूमर है जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के साथ बाकी हार्मोन्स को भी सप्रेस कर रहा है, तो वो कराएंगे। जिसमें हम डेफिशिएंसीज़ के लिए अलग टेस्ट कर रहे थे, ACTH डेफिशिएंसी, LH, FSH, TSH, ग्रोथ हार्मोन, क्रेनियल डायबिटीज़। हार्मोन एक्सेस के लिए हम प्रोलैक्टिन देख रहे थे और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वगैरह कर रहे थे, ठीक है। वो सारी करवाएंगे। अब आता है मैनेजमेंट, किस तरह से मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो अंडरलाइन कॉज अगर पॉसिबल है उसको ट्रीट करेंगे। अगर कोई पेशेंट ऐसी ड्रग ले रहा है, ड्रग इंड्यूस्ड हुआ है उसको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो वो ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। या फिर अगर वो ड्रग उसने लाजमी लेनी है, इसेंशियल है, तो कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन देंगे जिसमें जो है बेनिफिट ज़्यादा होंगे बनस्बत रिस्क से, ठीक है। और डोपामीन एगोनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन, कैबरगोलिन, ये जो डोपामीन एगोनिस्ट होते हैं, ये थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर डोपामीन पेशेंट डोपामीन के एंटागोनिस्ट खा रहा था, वजह उसके हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की डोपामीन एंटागोनिस्ट था, तो बस उनको रिमूव करेंगे, फिर उसमें एगोनिस्ट नहीं देने। अगर वजह ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी वजह से इसको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हुआ है, तो उसमें फिर हम लीवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट देंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म को करेक्ट करेंगे तो प्रोलैक्टिन के लेवल भी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा, सेक्स स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट अगर गोनेडल डिसफंक्शन हो गया है, हाइपोगोनेडिज्म प्राइमरी कंसर्न है और प्रोलैक्टिन के लेवल को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता, तो उसमें फिर हम ट्रीटमेंट में सेक्स स्टेरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वुमेन के लिए, टेस्टोस्टेरोन मेन में देंगे ताकि उसके हाइपोगोनेडिज्म के जो सिम्टम है वो एलिवेट हों। फिजियोलॉजिकल जो गैलेक्टोरिया हो रहा है उसको भी डोपामीन एगोनिस्ट से ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोलैक्टिन सप्रेस होगा तो वो गैलेक्टोरिया भी सही हो जाएगा। और अगर कोई प्रोलैक्टिनोमा वजह है, ट्यूमर है, तो उसकी फिर सर्जिकल रिसेक्शन करनी होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिनोमा में ड्रग्स ही होती हैं, डोपामीन एगोनिस्ट, तो यही मेन ट्रीटमेंट है, यही उस एडिनोमा को भी श्रिंक करेंगी, ठीक है, ट्यूमर को। अगर इससे सही नहीं हुआ फिर हमारी सर्जरी होता है नेक्स्ट ऑप्शन। तो यही कह रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट डोपामीन एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिन पार्लोडेल के नाम से आती है। इनिशियली 1.25 मिलीग्राम नाइट टाइम पे देंगे, फिर प्रोग्रेसिवली 2.25 TDS 3 टाइम डेली orally for a long time. It can be stopped in some microadenoma after 10 year, जबकि मैक्रोएडिनोमा में ये जब तक कि सर्जरी ना हो जाए या रेडियोथेरेपी तब तक ये पेशेंट को देंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में डोपामीन एगोनिस्ट जो है उन्होंने प्रोलैक्टिन के लेवल को कम नहीं किया, वो मतलब कम नहीं करते, कम तो करते हैं, उसके साथ साथ श्रिंक भी कर देते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग मैक्रोएडिनोमा को। तो सर्जरी सिर्फ हम तब करते हैं जब मैक्रोएडिनोमा मतलब मैक्रोएडिनोमा में, जबकि माइक्रोएडिनोमा ड्रग से ही ट्रीट हो जाएंगे, मैक्रो में सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। माइक्रो को हम वैसे ट्रांसस्फीनोइडल सर्जरी के थ्रू निकाल भी सकते हैं अगर डोपामीन एगोनिस्ट इनमें भी फ़ायदा नहीं की, माइक्रो के लिए भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर उनको ट्रांसस्फीनोइडली हम रिमूव करेंगे। रेडियोथेरेपी अगर मैक्रोएडिनोमा की रीग्रोथ हो गई है सर्जरी के बाद भी, यानी रीग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, कुछ मैक्रोएडिनोमा की रीग्रोथ ना हो, अगर पेशेंट की ब्रोमोक्रिप्टीन हमने बंद कर दी है उसको देना, अब ब्रोमोक्रिप्टीन नहीं ले रहा, तो फिर हम रेडियोथेरेपी करेंगे ताकि उसकी रीग्रोथ ना हो, रिकरेंस ना हो। अच्छा जी, अब इरफान मसूद में ये टॉपिक हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया तो नहीं है, लेकिन हाइपर पिट्यूटरिज्म और प्रोलैक्टिनोमा को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। हाइपर पिट्यूटरिज्म यानी पिट्यूटरी हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिक्रीट हों, जिस तरह हमने हाइपो पिट्यूटरिज्म पढ़ा था, एंटीरियर
पिट्यूटरी से कम सिक्रीट हों तो उसको हाइपोपिट्यूटरिज्म, बहुत ज़्यादा हार्मोन पिट्यूटरी के सिक्रीट हो रहे हैं तो वो हाइपर पिट्यूटरिज्म होगा। ज़्यादातर ये एडिनोमास की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं, एंटीरियर लोब का एडिनोमा, जैसे प्रोलैक्टिनोमा जो हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमनली है, ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा, थायरोट्रोफ एडिनोमा, ACTH प्रोड्यूसिंग एडिनोमा एंड गोनेडोट्रोफ एडिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन जो फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है वो प्रोलैक्टिनोमा होता है। और पैथोलॉजिकल कॉज जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का, उसका भी मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज है ये, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया यानी मोर देन 390 ml यूनिट पर लीटर, लेकिन हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा उसमें 500 से अगर ऊपर हो तो वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, ठीक है। नॉर्मल रेंज 500 होती है। तो इसके फिर फर्दर कॉजेज़ हैं, इसी में इसने डिस्कस किया है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को, जिसमें ये सारे कॉजेज़ अभी जो हमने डिस्कस किए, फिजियोलॉजिकल, ड्रग्स एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, स्लीप, स्ट्रेस, कोइटस। ड्रग्स में मोस्ट कॉमन डोपामिन एंटागोनिस्ट, मेटोक्लोप्रोमाइड और एंटीसाइकोटिक्स, ईस्ट्रोजन, मिथाइल डोपा एंड रेजरपीन। पैथोलॉजिकल में अगर प्रोलैक्टिनोमा है, हाइपोथैलेमिक डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म में TRH के बढ़ जाने की वजह से, TRH ज़्यादा होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन को। और इसी तरह क्रोनिक रीनल फेलियर भी एक कॉज है, क्योंकि उसमें फिर प्रोलैक्टिन की एक्सक्रीशन कम हो रही है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है। रीनल फेलियर भी जो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का एक बायस बनता है। तो अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? मेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, इंपॉर्टेंस, लॉस ऑफ लिबिडो, डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग। और वुमेन में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से वही हाइपोगोनेडिज्म के फीचर्स और गैलेक्टोरिया, हाइपोगोनेडिज्म में सेकेंडरी एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्योंकि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के साथ भी इंटरफेयर करता है और FSH LH को डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हाइपोगोनेडिज्म हो रहा है मैन और वुमेन दोनों में, ठीक है। अब क्लिनिकल पल्स है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिन एक एंटागोनिस्ट है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मैंने आपको बताया, उसका एंटागोनिस्ट है। तो इसकी वजह से FSH और LH कम हो जाते हैं और हाइपोगोनेडिज्म होता है, ठीक है। डोपामीन जो है ये प्रोलैक्टिन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का। तो प्रोलैक्टिनोमा इसके अलावा बता रहा है, इसीलिए हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया या प्रोलैक्टिनोमा में डोपामीन की जो है एगोनिस्ट देते हैं, ताकि वो डोपामीन प्रोलैक्टिन को एंटागोनाइज करे, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा ऑप्टिक कियाज्म को कंप्रेस कर सकता है। ऑप्टिक कियाज्म कंप्रेस होगा तो बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया। किस तरह डायग्नोस करें? ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी फर्स्ट इन द फीमेल पेशेंट, ठीक है। फीमेल पेशेंट में पहले तो अगर प्रोलैक्टिनीमिया है आपको सस्पेक्टेड तो उसमें प्रेगनेंसी को रूल आउट करेंगे। ऑलवेज रूल आउट हाइपोथायरॉयडिज्म, क्यों? क्योंकि अगर TRH ज़्यादा होगा तो उससे प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा होंगे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करना है, ठीक है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल मैंने आपको बताया नॉर्मल लेस देन 500, 1000 से 500 माइक्रो एडिनोमा में हमें मिलते हैं, लेस देन 10 मिलीमीटर वाले माइक्रो एडिनोमा में। अगर 5000 से ज़्यादा हैं तो वो लेवल्स, तो ये मैक्रो एडिनोमा होगा, मोर देन 10 मिलीमीटर का ट्यूमर होगा। हायर लेवल, द हायर द लेवल द बिगर द ट्यूमर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की MRI करवाते हैं, विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवाएंगे। MRI पे जो है अगर हमें नज़र आ रहा है ऑप्टिक कियाज्म कंप्रेस हो रहा है तो फिर हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी करेंगे, पेरीमेट्री वगैरह, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? प्रोलैक्टिनोमा है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम उसको डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टीन, कैबरगोलिन, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में याद रखिए ट्रांसस्फिनोइडल सर्जरी की जाती है प्रोलैक्टिनोमा को रिमूव करने के लिए, अगर मेडिसिन से ये सही नहीं हुआ। वैसे तो मेडिसिन ही इसको रिग्रेस कर देती है और प्रोलैक्टिनोमा को श्रिंक करती है, सही नहीं हुआ फिर हम ट्रांसस्फिनोइडल सर्जरी करते हैं। प्रेगनेंसी का आपको थोड़ा सा रिलेशन याद रखना है कि माइक्रो एडिनोमा जो है उसमें हम एगोनिस्ट थेरेपी नहीं देंगे प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, अगर वो माइक्रो एडिनोमा है। अगर मैक्रो एडिनोमा है, प्रेगनेंसी है, तो फिर हमें डोपामीन एगोनिस्ट कंटिन्यू करने होंगे और साथ में प्रोलैक्टिन के लेवल्स मॉनिटर करते रहने हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्रो एडिनोमा जो होता है ये प्रेगनेंसी में फर्दर बड़ा हो जाता है, इनलार्ज होता है अंडर द ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, इसलिए प्रेगनेंसी में एगोनिस्ट कंटिन्यू रखेंगे अगर मैक्रो एडिनोमा है।
माइक्रो है तो फिर हम स्टॉप कर देंगे।